चलो ध्यान से सुनो। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप पढ़ रहे थे और उसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ भाग पढ़ लिया था और आपने हिंदी साहित्य को 4 खंडों में बांटा था। किस किस चीज़ में बांट दिया है? आदिकाल, मध्यकाल न, आधुनिक काल न, 3, और मध्यकाल को 2 भाग में, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल और आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? आदिकाल। आदिकाल के विषय में पहले आदिकाल को और किस किस काल के नाम से जाना जाता है? आदिकाल का समय काल क्या रहा है? तो आदिकाल का समय काल में बहुत विवाद है। 700 से कुछ लोग मानते हैं 1350, कुछ लोग मानते हैं 1100 से 1350, 1350, कुछ लोग मानते हैं 1000 से 1350 ना। इसमें देखिए विवाद है। अब इसको अब बहुत लोग जितना भी मानते हैं वो हमको क्या लेना देना, हम बता दिए आपको पूरा, ये सब माना जाता है। ठीक, तो आपको पेपर में नहीं देगा, विवादित प्रश्न देगा ही नहीं। ठीक, आपके यहाँ शायद किताब में ये है और ये है, ये अरिहंत वाली किताब में दिया है और ये राजीव वाले में दिया है। राजीव में कहाँ से दिया है? हाँ, 800 से। तो एक और आ गया, लो 800 से। ठीक, 743 से न, और नई वाली में 800 दिया है। कितना बताओ, क्या बताएं? 743 से 1350, 1350 भी नहीं रहा होगा, 1343। तो जो भी है भैया, अब हम क्या बताएं? बताओ, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है न। एक और है 743 से 1343। अब बताओ क्या करोगे? अब किसको टिक करोगे? आप कंफ्यूज खुद ही हो गए न। आपके ही किताब में देखो 2 जगह 3 जगह अलग अलग दिया होगा। ठीक, अब बताओ क्या मानोगे? अब इसके लिए कोई उपचार है नहीं। अब जैसा भी प्रश्न देगा आप जानते रहना। ये है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो सबसे पहली बात ये कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये प्रश्न अभी तक आप नहीं जानते थे, आज जान गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपसे पूछा जाएगा। प्रसाद द्विवेदी। कल हम शायद गलत बोल दिए थे एक प्रश्न कि इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल कहा जाता है और वीर गाथा काल को बार बार हम शायद दो बार या 3 बार बोल दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जबकि वीर गाथा काल को जॉर्ज ग्रियर्सन बता दिए थे, जबकि हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल किसने कहा आदिकाल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हमने शायद बता दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन, वो गलती से गलत हो गया है। आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। तो हम लिख दे रहे हैं, जैसे अब कल लिखे नहीं थे, अब लिखा रहेगा तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब अगला चारण काल किसने कहा? चारण काल, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, जिन्होंने सबसे पहले काल विभाजन करने का और नामकरण का प्रयास किया था। याद करो, कल पढ़ा दिया था। 1888 में काल विभाजन किया और नामकरण करने का प्रयास किया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान न। अब आप लोग पढ़ते नहीं हो, केवल आके देखो, आंख से आंख मिलाते हो यहाँ न। हम जब बोलने लगते हैं तो केवल ऐसा मुंह बनाते हैं, सोचते हैं कि हाँ पढ़े हैं। हम ये मत सोचो हम ये भी पढ़े हैं न। मनोविज्ञान होता है, हम उसको भी पढ़े हैं। हम आपकी दशाओं को समझ लेते हैं कि आपको आता है कि नहीं। आप नज़र मिला के केवल हमको गुमराह कर रहे हो, हमको नहीं गुमराह कर रहे हो, खुद को गुमराह कर रहे हो। घर पे पढ़ा करो 1-2 घंटे। इतना अच्छे से डिटेल पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में हो करके इतना जान रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। यही वीडियो बड़े लड़के देखेंगे जो तैयारी बहुत लेवल का कर रहे हैं, देखना ना। नहीं तो देख लेना, आप डालना क्या माने भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, और देखना कंपटीशन के लिए आदिकाल। जितना पढ़ाएं इससे कम ही मिलेगा, हो सकता है इससे कम, इससे ज़्यादा न मिले। देख लेना आप, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं हाई स्कूल में हो तो ये मत सोचो स्टैंडर्ड आपका अच्छा से बना रहे, जैसे कहीं जाओ आप तैयारी करने तो फिर ठीक ठाक लेवल रहे। ठीक, तो चारण काल किसने कहा? चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन के विषय में कल बहुत अच्छे से बताए थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, ग्रियर्सन
अब आपसे प्रश्न दूसरा, ये चारण काल कहा, दूसरा वीर गाथा काल लिख लो पहले, वीर गाथा काल, वीर गाथा खूब पूछता है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, हाँ वही आचार्य तो है, ये है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा जानते हो? क्योंकि इसमें भैया दो चीज़ों का वर्णन है, युद्ध का और विवाह का। अभी हम लोग युद्ध और विवाह समझेंगे, घबराओ मत, युद्ध और विवाह का वर्णन है। इन्होंने वीर गाथा काल इसे क्यों कहा? क्योंकि इसमें किसका वर्णन किया गया है? युद्ध और विवाह का वर्णन किया गया है। और युद्ध में जहाँ युद्ध होगा वहाँ वीर लोग ही युद्ध करेंगे। तो ठीक पृथ्वीराज अभी चौहान आएगा तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से पृथ्वीराज रासों में युद्ध लड़ा गया है, ठीक दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं रासो काव्य में कहीं नहीं मिलता, केवल चंद्रवरदाई की कविता में ही मिलता है। दूसरा, तीसरा इसी को कहा जाता है संधि काल, संधि एवं चारण काल। चारण काल तो हाँ, संधि एवं चारण काल, एवं चारण काल, चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार की एक एकांकी बहुत प्रसिद्ध है, दीपदान, क्या दीप। तो संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कुमार वर्मा, हम कई बार रिपीट करा रहे हैं जैसे आपको याद हो जाए। सभी लोग मानते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, लेकिन ये मानते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। कौन? स्वयंभू। जबकि स्वयंभू हैं किसके कवि? अपभ्रंश के। किसके? अपभ्रंश के। अभी हम लोग देखेंगे, घबराओ मत। ये चौथा बीज वपन काल, ये भी खूब पूछता है, बीज वपन काल, बीज वपन काल, बीज वपन काल। बीज वपन काल को याद करने का तरीका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी हम बता दे रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ऐसे याद करो। आप लोगों के मोबाइल में क्या मिलता है, कितना बताओ? आप लोगों के मोबाइल में MB मिलता है, GB? हाँ, और कितने MB कहते ना, 1000 MB खत्म हो गया, इतना MB खत्म हो गया, तो MB से याद करना। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, MB। ठीक, पांचवा सिद्ध सामंत काल, राहुल, सिद्ध सामंत काल, ये भी प्रश्न पूछता है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, एक और लिख लो, आरंभिक काल। हाँ, आरंभिक काल, इसे मिश्र बंधु ने कहा। और मिश्र बंधुओं में कौन? 3, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी ना। आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु। किसने? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में कितने भाई? 3। कौन कौन? गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम और कौन? सुखदेव। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, सुखदेव। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन लोग हैं? 3, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक, ये है। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताते जाओ। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। चारण काल वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, राहुल। आरंभिक काल मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी ना। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 बार प्रणाम किए और क्या कह दिए? आदिकाल। 1000 बार प्रणाम करके क्या कह दिए? आदिकाल कब कहे? जब 1000 बार उन्होंने क्या किया? प्रणाम।
1000 बार प्रणाम करके आदिकाल कह दिया। क्या कह दिया? आदि। 1000 बार प्रणाम करके आदिकाल। तो आदिकाल किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समय काल इसका क्या रहा? 743 से 1343 या फिर 1000 से 1650। हाँ 700 से यहाँ 1343 दिया है ना, 743 से 1343 से राजीव में होगा। अब वाली नई अपडेट वाली किताब है 800 से दिया है, 700 से 1350 दे सकता है, 1100 से 1350 दे सकता है, 1000 से 1350 दे सकता है। ठीक, ये है। अब बताओ कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, इसको आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आदिकाल को 3 खंडों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। आदिकाल का साहित्य हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। एक को हम लोग देखेंगे रासो काव्य, एक को देखेंगे सिद्ध साहित्य और एक को देखेंगे नाथ साहित्य। रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे रासो को, फिर सिद्ध को और फिर, तो इसका मतलब हम लोग इस साहित्य लेखन की शुरुआत करेंगे। आदिकाल के साहित्य लेखन में 3 भाग पढ़ेंगे। साहित्य लेखन कितने भाग में? 3। देखो क्या क्या, एक को हम पढ़ेंगे क्या? रासो काव्य, रासो काव्य। ठीक, दूसरा सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, और तीसरा नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। नाथ साहित्य कितने खंड में पढ़ेंगे? 3। जैसे आपको क्लियर रहे कि रासो काव्य में कौन कौन आएगा, सिद्ध साहित्य में कौन आएगा और नाथ साहित्य में कौन आएगा। ठीक, तो आदिकाल को कितने खंड में पढ़ना है? 3। फिर से बताओगे आप। वीर गाथा काल किसने कहा? चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। चारण काल, इनकी किताब का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किया और नामकरण किया 1888 में। 1888 में न संधि काल और चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का प्रथम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कौन सी एकांकी प्रसिद्ध है? दीपदान। कौन सी प्रसिद्ध है? दीपदान। क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? रासो काव्य को पहले। ठीक, रासो काव्य में कौन कौन आएगा काव्य, उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासो काव्य के अंतर्गत कौन कौन महत्वपूर्ण लेखक है। पहले पूरा रासो काव्य देख लेंगे और फिर उसमें कौन कौन ठीक ठीक लेखक ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिससे बार बार प्रश्न पूछता है, उसको देख लेंगे। रासो काव्य केवल एक ही महाकाव्य है, बाकी सब क्या हैं? खंड काव्य। उतार लो इतना तब। चलो आदिकाल में ध्यान से सुनो। आदिकाल में जो कालखंड था, आदिकाल को आपने देखा था 743 से कितना? 1343, या फिर 1000 से 1350, या फिर आपने 1100 से 1350 या 800 से 1350, जो भी दिया हो समय काल ना। तो इसको जब आदिकाल का साहित्य आप 3 खंडों में पढ़ेंगे। पहले खंड देखो, इसका साहित्य हम लोग 3 खंड में पढ़ेंगे। कितने खंड में? 3। एक को आप कहोगे क्या? रासो काव्य। रासो, लड़के बात मत करो यार, रासो काव्य, रासो काव्य। दूसरे का आप पढ़ोगे सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। तीसरा आप पढ़ोगे नाथ साहित्य। तीसरा क्या पढ़ोगे? नाथ, जिसके गोरखनाथ प्रवर्तक हैं और जिसके आपके सीएम योगी जी भी इसी नाथ संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के? नाथ। तो यानी नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। ठीक, नाथ साहित्य। ये 3 खंडों में। तो पहले हम किसको कवर करेंगे? रासो। फिर किसको कवर करेंगे? सिद्ध, फिर नाथ। ठीक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है रासो ना, रासो काव्य। तो देखो रासो काव्य पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि जो काव्य लड़के, जो काव्य रूप होता है ना, ये 2 खंडों में विभक्त होता है। एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। प्रबंध यानी जो बधा हुआ हो, और प्रबंध काव्य को 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहा जाता है महाकाव्य और एक को कहा जाता है खंड काव्य। ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं। महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं? खूब अच्छे से। ठीक, और महाकाव्य देखो, रासो काव्य में केवल एक ही महाकाव्य लिखा गया है, बाकी सब के सब क्या है? खंड काव्य है।
रासो काव्य में केवल और केवल एक महाकाव्य लिखा गया है, बाकी सब के सब क्या हैं, खंड काव्य। जैसे महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है किसने, चंद। तो हम लिखना चालू कर रहे हैं, बताते चल रहे हैं, कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक। हम किसको पढ़ेंगे अब, रासो काव्य। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, रासो। समझ गए ना, चलो देखो रासो काव्य, रासो काव्य यहां लिख दें, रासो काव्य, रासो। रासो काव्य में सबसे पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। लड़के अभी हम रुक जाओ, तुम लोगों से पूछते हैं कि कौन काल कौन है। पृथ्वीराज रासो ने लिखा है, हाँ किसने लिखा है, चंदबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो ने को किसने लिखा है, ये पृथ्वीराज रासो जो है ना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य। इसके बाद जितने भी रासो काव्य लिखे गए हैं सब के सब क्या हैं, खंड काव्य। और महाकाव्य को लिखने वाले को कहा जाता है महाकवि। क्या कहा जाता है, ये जो चंदबरदाई थे ना पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, महाकवि थे। क्या थे, महा। तो ये पृथ्वीराज रासो में वर्णन किसका है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, पृथ्वीराज चौहान। ये पूछता भी है पृथ्वीराज कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक। ये देखिए इसमें वर्णन किसका है, पहले आप समझ लो। अगर आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हो, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, ये जयचंद की बहन, लड़के, जयचंद की बहन जिसका नाम था संयोगिता, जयचंद की बहन संयोगिता से प्रेम किया करते थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक। लेकिन जयचंद को यह रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए क्या किया उसने अपने पुत्र ना, ध्यान सुनना, इसलिए जयचंद ने क्या किया, लिख दें क्या, जयचंद को, कहानी सुन लो पूरी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान, इसलिए जयचंद ने उसका स्वयंवर रखा। देखिए पृथ्वीराज चौहान प्रेम किया करता था किससे, संयोगिता, संयोगिता से। ध्यान से सुन लो पूरा, संयोगिता से। संयोगिता क्या थी, जयचंद की बहन थी, किसकी, जयचंद की बहन थी। जयचंद की बहन कौन थी, संयोगिता। और संयोगिता से प्रेम किया करता था कौन, पृथ्वीराज चौहान। और यह जयचंद को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जयचंद ने क्या किया, संयोगिता का स्वयंवर रखा। और उस स्वयंवर में अगल बगल के सभी राजाओं को क्या किया, निमंत्रण दिया। लेकिन किसको निमंत्रण नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में लगा दिया, यानी दरवाजे पे जो खड़ा नहीं होते हैं, यानी एंट्री देने के लिए ऐसे भाला लेके आप देखते होंगे, हाँ वॉचमैन की तरह से बाहर खड़े रहते हैं, कौन आएगा कौन, जैसे शादी विवाह में वॉचमैन नहीं लगे रहते हैं कि कोई अंदर आए जाए तो आने जाने दीजिए, तो वही बना इनका पुतला वहाँ दरवाजे पे वॉचमैन के रूप में लगा दिया। और जब संयोगिता आई, और यह बात किसको पता चल गई, पृथ्वीराज चौहान को, कि संयोगिता का विवाह कर दिए हैं कौन, जयचंद, उसका स्वयंवर रखे हैं। तो इस बात से गुस्सा होकर के पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े के साथ, अपने सैनिकों के साथ इस स्वयंवर में पहुंच जाएगा। और जब संयोगिता आएगी तो पहले ये पहुंचेंगे नहीं, संयोगिता आएगी और देखेगी सब जितने भी राजा रहेंगे उनको वरमाला डालने की कोशिश, माने ये रहेगा कि जिसको वरमाला पहना देगी संयोगिता, वही इसकी क्या हो जाएगी, पति हो जाएगा। तो ये संयोगिता जाएगी और पुतले को ही माला पहना देगी। किसके पुतले को, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान दरबार में माने क्या वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और उनका पुतला था, उस पुतले को ही संयोगिता माला पहना देगी। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आएंगे और संयोगिता को लेके महल से, माने इस स्वयंवर से लेके चले जाएंगे और कहेंगे अगर किसी राजा को अगर युद्ध करना है तो युद्ध कर सकता है, नहीं तो मैं संयोगिता को ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे अपना वर चुना है, मेरे पुतले को क्या पहना करके,
माला पहना करके। अब यहाँ से चले जाएंगे, जयचंद को बहुत पहले से ही जयचंद गुस्सा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और क्यों? क्योंकि इसकी बहन इससे फंसी थी, इसीलिए क्या था, गुस्सा था पहले से ही। ठीक, तो इसके ऊपर पहले से चिढ़ रहा था और ये लेके भाग भी गया। और जब ये लेके भाग गया तो अब ऐसी स्थिति में इसने किया क्या, मोहम्मद गोरी जो 16 बार आक्रमण किया था, अफगान का शासक था, 16 बार आक्रमण किया था और सब बार हार गया था। चंदावर के युद्ध में 1994 या 92 में देखना आप, ये क्या होगा कि माने ये निमंत्रण भेजेगा। अब अकेले तो ये जीत नहीं पाएगा पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पावरफुल था, तो इससे अकेले जयचंद जीत नहीं पाता। तो जयचंद ने निमंत्रण भेजा किसके पास? गोरी के पास। और गोरी अभी कई बार आके हार चुका है, कहाँ? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन जब ये जयचंद निमंत्रण देगा कि आइए अब मैं आपके साथ हूँ, हमारी सेना और आपकी सेना मिल करके किससे लड़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान से। जब पृथ्वीराज चौहान से ये दोनों, जयचंद और इसकी सेना लड़ेगी, तो जयचंद और तराइन के युद्ध होगा या चंदावर का ऐसा युद्ध होगा, देख लेना आप, गूगल कर लोगे। 1191 में न पानी पिया चल दिया न, हाँ पानी की पिया चांद देखा घर गया मर गया, ये होगा। तो इन सबको छोड़ो, पहले जो हम कह रहे हैं ये क्या, पूरा कहानी मत देखो, अब ये कहानी समझ लो, फिर हम जब इतिहास पढ़ाएंगे तो पूरा डेट सहित बता देंगे। ये जयचंद क्या किया कि जयचंद भेज दिया निमंत्रण, और वो गोरी और ये दोनों मिल करके लड़े किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान को से विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी इसको बंदी बना लिया। कौन? मोहम्मद गोरी। गोरी इसको क्या बना लिया? मोहम्मद गोरी बंदी बना लिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया अपने यहाँ, और पृथ्वीराज चौहान को कहा आप मेरे सामने अपने नज़रों को झुकाइए और हमको प्रणाम करिए। पृथ्वीराज चौहान कहेगा कि मैं राजपूत हूँ या फिर जो भी, मैं आपके सामने अपना सर झुकाऊंगा नहीं, आप भले से मेरा गर्दन काट दो। इसलिए क्या करेगा, इनकी आँखों, ये आँख से आँख मिला के बात करेंगे, इसलिए इनके साथ जो व्यवहार नहीं करना चाहिए ना। जैसे युद्ध का कुछ नियम होता है कि अगर कोई राजा पकड़ा जाता है, अगर वो मौत के घाट उतर गया तो अलग की बात है, और बच गया है तो उसके साथ युद्ध के नियमों का पालन किया जाए। लेकिन यह युद्ध के नियम का पालन नहीं करेगा, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों क्या कर देगा? फोड़ देगा। और फिर ये शब्दवेदी बाण चलाते रहते हैं। तो चंद्रबरदाई जाएगा यहाँ और इसी के दरबार में, गोरी के, और ये कहेगा कि मेरे गुरु क्या मारते हैं? शब्दवेदी बाण मारते हैं ना, आँख में पट्टी बांध दीजिए। या फिर आँख फोड़ दिया था कि आँख पे पट्टी बांधा, कहीं कहा जाता है फोड़ दिया था, कहीं कहा जाता है, तो फिर इनके आँख पे पट्टी बांधी जाएगी और ये बाण चलाएंगे, किसी को वेदना रहता है। तो ये चंद्रबरदाई कहेगा कि आज ही मौका है इस मोहम्मद गोरी से बदला लेने का। तो ये करेंगे क्या, मोहम्मद गोरी के सामने खड़े हो जाएंगे। चंद्रबरदाई उकसा देगा गोरी को, और गोरी कहेगा चलिए ठीक है तीरंदाजी करवाइए। तो पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी के लिए तैयार हो जाएंगे और ये अपने भाषा में कविता कहेंगे चंद्रबरदाई। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है ना चूक चौहान। यानी 4 बास यहाँ से दूर है, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, माने 8 अंगुल के ऊपर पे बैठा है। 4 बास 24 गज दूरी है, 8 अंगुल के ऊपर पर कौन बैठा है? सुल्तान ना। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान है, ना चूक चौहान। अब चूकिए मत चौहान, मार दीजिए। और यह एक ही निशाना लगाएंगे और जाके मार देंगे। कौन मर जाएगा? गोरी। और बदला पूरा होगा। चंद्रबरदाई खंजर लिया रहेगा, पहले अपने किसको मारेगा? पृथ्वीराज चौहान को मार भोग देगा, क्योंकि अब सैनिक इनको छोड़ेंगे नहीं। जो गोरी के सैनिक हैं इन दोनों को छोड़ेंगे, क्योंकि यही 2 लोग हैं, तो इन दोनों को मार देंगे। इसलिए चंद्रबरदाई अपने आप को भी मार लेगा छुरा, और इनको भी मार देगा, दोनों लोग वहीं मर जाएंगे। ये है केवल और केवल पृथ्वीराज चौहान के ही, या चंद्रबरदाई में ही ये पृथ्वीराज रासो की कहानी मिलती है। ठीक, अब संयोगिता कौन थी समझ गए? इसीलिए कहा जाता है, इतिहास में आप लोग देखते होंगे, कहा जाता है जयचंदई है कातू। देश में गद्दारी अगर कोई करता है या तो जयचंद कहा जाता है या तो भीषण। क्यों? और फिर बाद में गोरी, इससे ना यही कहा जाता है कि जयचंद हो क्या? जयचंद देखो अपने देश का आदमी ही अपने देश में दूसरे देश को बुलाया और युद्ध करा के हरा दिया। मोहम्मद गोरी नहीं आता अगर ये बुलाता नहीं, तो भेजा निमंत्रण कौन? जयचंद। इसीलिए गद्दारी के सेंस में कहा जाता है कि जयचंद हो। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसका सेंस क्या है? गद्दारों की कमी नहीं, जयचंदों की कमी नहीं, यानी गद्दारों की कमी नहीं। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए। एक गोरी का 3 गुलाम था। देखो
गोरी के 3 गुलाम थे, एक का नाम था कुवाचा, एक का नाम था ऐबक, 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 कुवाचा, याल्दौज, याल्दौज। ये पूरा इतिहास हो जा रहा है, थोड़ा सा आप जान लो क्योंकि इतिहास इसमें पढ़ रहे हो। तो इसके 3 गुलाम थे गोरी, जैसे जो अच्छे से युद्ध लड़ता था ना, उसको राजा पैसा दे करके खरीद लिया करता था, जिसे गुलाम कहते थे। तो इसके 3 गुलाम थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कौन था? ऐबक। और ये बाद में क्या हुआ, ये भी जयचंद को भी हरा दिया जाएगा। जयचंद को भी, कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद गोरी मरा, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सेना आके जयचंद को मारेगी। जब पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएगा, बाद में आएगा गोरी, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अभी बंदी है, और उसके बाद ये गोरी आके किसको हरा देगा? जयचंद को भी हरा देगा, और जयचंद को जान से मार देगा। कहेगा क्या कि जब आप ये कहेगा जयचंद मैंने तो आपको बुलाया था, आप इनको मार। जयचंद का क्या कहानी था जानते हो? ये सोच रहा था मोहम्मद गोरी दूसरे देश का है, आएगा, आक्रमण करेगा, यहाँ लूटपाट करेगा, और फिर जो पृथ्वीराज चौहान मर जाएगा तो ये सोच रहा था राजा कौन बन जाएगा? मैं बन जाऊंगा, और ये जो गोरी है यहाँ से चला जाएगा। और लेकिन गोरी ऐसा किया नहीं। गोरी क्या किया? जीता, और जीतने के बाद यहीं रह गया, और यहीं रहा क्या, जयचंद से भी युद्ध लड़ लिया अगले ही साल, और जयचंद को भी क्या किया? मार दिया। जयचंद को जब मारने गया था, चौराहे पे मारा। जब इसको जयचंद को मार रहा था गोरी, तो जयचंद कहा मैंने ही आपको बुलाया था, आप हमें क्यों मार रहे हो? तो इसने कहा क्या गोरी ने, जब आप अपने दामाद अपनी बहन के नहीं हुए तो मेरे होंगे, ऐसे लोग के साथ यही करना चाहिए। और मार देगा किसको? जयचंद को। और ये गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक, कुवाचा और यल्दौज। गोरी का सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलूक वंश या गुलाम वंश इसीलिए इसको कहा जाता है, गुलाम था ये। गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक। इसीलिए देखो गुड़खा तसला में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, न तुगलक वंश। तो गुलाम वंश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जीता। गोरी किसको जीत लिया है? भारत को। तो भारत को जीता है गोरी, तो गोरी जीत लिया है भारत को। तो अब भारत में गोरी खुद नहीं रहेगा, किसको भेजेगा? अपने गुलाम ऐबक को। ऐबक चलाएगा भारत में क्या? सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और किस नाम से? गुलाम वंश से। किस वंश से? क्यों गुलाम वंश कहते हैं? क्योंकि ऐबक किसका गुलाम था? इसमें से सबसे ये तीनों गुलाम थे, लेकिन ज़्यादा प्रिय गुलाम कौन था? गोरी का सबसे प्रिय गुलाम ऐबक। ऐबक प्रिय भी था। एक कहानी और थी, ये क्या किया ऐबक, आते जाते रोज आता जाता, जैसे महामंत्री है तो रोज राजा से मिलेगा ही, गोरी से रोज मिलते मिलते इसको बिटिया को फंसा लिया न, इसके बिटिया को ये फंसा लिया। अब इसकी बिटिया ये मारने आया क्या? ये आया ऐबक को, गोरी गुस्सा में आया, कहा कि अब मैं तुमको मार दूंगा, तुम ऐसा कर रहे हो। तो इसकी बिटिया के खड़ी हो गई, मेरे बुढ़ऊ को क्यों मारोगे? हाँ? तो बाप देखा कि गड़बड़ है, यहाँ जयचंद ने अपनी बहन को मारा था तो गड़बड़ हो गया था कहानी। पता चला मेरी बिटिया इसके साथ चली गई और हमको यही मार दिया। तब कहा ठीक है तुम लोग शादी कर लो, और शादी करवा दिया, और ये इसका दामाद भी बन गया। इसकी बेटी शादी भी हो गई, ये इसका दामाद भी बन गया। और साथ के साथ यह कहाँ भारत का जो ये इसने जीता था क्षेत्र, किसको दे दिया? ऐबक को। और ऐबक का भी एक गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी वही कहानी दोहरा दिया। ऐबक की बिटिया को कौन फंसा लिया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश फिर अगला सुल्तान बनेगा दिल्ली का, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बिटिया रहेगी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान फिर गद्दी पर बैठेगी, पहली मुस्लिम शासिका भारत की गद्दी पर बैठने वाली। ठीक, ये तो कहानी है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। समझ गए? ये है। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा, ये हम मिटा दे रहे हैं ना। साहित्य में आपको थोड़ा सा ज़रूरत था इसलिए हम बता दिए। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान कौन से? थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब देखो इसमें ये शैली पूछता है, एक कौन सी शैली में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो? तो डिंगल शैली में, पिंगल शैली में, पिंगल शैली। राजस्थान के एरिया में 2 प्रकार की शैलियाँ चलती हैं, पिंगल शैली और डिंगल शैली। पिंगल ऐसी शैली होती है जो कानों को अच्छा लगती है, कर्णप्रिय। अभी जो हम अच्छा बता रहे थे आपको मस्त लग रहा था। तो पिंगल शैली ऐसी होती है जो कर्णप्रिय होती है। कैसी? कर्णप्रिय। और दूसरा है डिंगल शैली। कैसी शैली? डिंगल।
तो डिंगल शैली थोड़ा सा कर्कश होती है। कैसी? कर्कश, यानी थोड़ा सा जैसे किसी को व्यक्ति नहीं कहते ताना मारना, तो वो कर्कश टाइप ऐसा है। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने? चंद्रबरदाई ने। किसके विषय में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के विषय में। किस शैली में? पिंगल शैली। और एक शैली और है डिंगल शैली। डिंगल शैली कर्कश होती है, जबकि पिंगल शैली कर्णप्रिय होती है। पिंगल शैली कैसी होती है? कर्णप्रिय। ठीक, और ये पूरा कंप्लीट नहीं किया, तभी कौन मर गए थे? चंद्रबरदाई। तो इस चीज को पूरा करने का काम उनका पुत्र किया था, जिसका नाम था जल्लड़। इसको पूर्ण किसने किया? पूर्ण किया जल्लड़ ने। जल्लड़, जल्लड़। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये इसको पूर्ण किया जल्लड़ ने। ये अब ये तो था पहला। देखो, जो आदिकाल में रासो काव्य है, केवल एक ही ऐसा काव्य, यही एक ऐसा काव्य है जो क्या है? महाकाव्य। बाकी सब रासो काव्य क्या होंगे? खंड काव्य। ये महाकाव्य है, बाकी जितने भी हम लिखेंगे सब खंड काव्य। दूसरा देखो, वीसल देव रासो। वीसल देव रासो ऐसे लिखा जाए, वीसल देव रासो। वीसल देव रासो। रासो। नलपति नाल। नलपति नाल, इसको लिखा किसने? नलपति नाल। इसमें एक प्रश्न पूछता है, इसी में 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मासा का वर्णन किसमें किया गया है? 12 मासा का वर्णन। ठीक, तीसरा परमाल रासो। एक है खुम्माड़ रासो, ये सब पढ़ा दिए हैं खंड काव्य में। परमाल रासो आप देखना, जहाँ महाकाव्य और खंड काव्य पढ़ाएं एक बार वहाँ फिर देख लेना है, पढ़ाए हैं परमाल रासो, लेकिन वहाँ राइटर का नाम नहीं लिखवाए थे। जगन, हाँ देखो, जन कवि या जगनिक कवि। जन कवि, इन्हीं को जन कवि कहते हैं, इन्हीं को जगनिक कवि कहते हैं। जगनिक कवि। ठीक, जगनिक कवि। इसमें आल्हा लिखा गया है, आल्हा। आल्हा, और इसका गायन कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसका गायन वर्षा ऋतु में इसका गायन करते हैं। आल्हा का गायन कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में गायन। ठीक, एक अगला है संदेश रासक। चौथा संदेश रासक। संदेश रासक को लिखने वाले हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक। संदेश रासक जो होता है विरह काव्य होता है। कैसा? विरह काव्य। आपको बता दिए थे खूब अच्छे से, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। संदेश रासक में क्या किया जाता है? इसमें विरह के विषय में, विरह काव्य। नायक नायिका के विरह का वर्णन रहता है। नायक कहीं दूसरी जगह है और नायक कहीं दूसरी जगह है, उसी का वर्णन है। और शायद आपको बता भी दिए थे कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन, जिया में आग लगा, उनकी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये पढ़ाए थे विरह काव्य में। ठीक, अगला चौथे के बाद इसको लिखा है किसने? ये ऐसे हैं जो केवल और केवल पहले, हाँ मुस्लिम हैं जो रासो काव्य लिखेंगे। एक मुस्लिम जिसने रासो काव्य लिखा, एक मुस्लिम जिसने रासो काव्य लिखा, जिसने रासो काव्य लिखा। रासो काव्य, रासो काव्य लिखा, लिखा। ठीक, अगला खुम्माड़ रासो। पांचवा खुम्माड़ रासो। खुम्माड़ रासो। रासो। दलपति विजय किसने लिखा? दलपति विजय। ठीक, दलपति विजय। इतना उतारो आप, और हम आपको ये याद करा दें तब आगे बताएं। उतारो, जल्दी करो। चलो, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। वीसल देव रासो किसने लिखा? नलपति नाल ने। नलपति नाल। इसमें किसका वर्णन है? 12 मासा का वर्णन है। किसका? 12 मासा का। ठीक,
बता लोगे ना। संदेश रासक किसने लिखा? अब्दुल रहमान। ये पहले मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने रासो काव्य लिखा है। जिन्होंने क्या लिखा है? रासो काव्य ना। खुम्माण रासो किसने लिखा है? दलपति ना, दलपति विजय। चलो अगला देखो रासो काव्य। ये सब खंड काव्य हैं, केवल एक ही महाकाव्य है, बाकी सब खंड काव्य हैं। अगला कितना हो गया था? 5। छठवां देखो, पांचों बता लोगे आप? पूछे हम? अभी हम पूरा पूछेंगे एक साथ। छठवां, हमीर रासो। हमीर रासो इसको लिखा है हाँ सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर, ये सारंग ये वाला रहेगा, सारंगधर। ठीक, हमीर रासो को लिखा किसने है? सारंगधर ने। 7वां, जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश को लिखा है केदार भट्ट ने। जयचंद्र प्रकाश को केदार भट्ट, केदार भट्ट। जय मयंक जय चंद्रिका को लिखा है मधुकर कवि। जय मयंक, मयंक माने क्या होता है? चंद्रमा। जय मयंक जय चंद्रिका, जय चंद्रिका को किसने लिखा है? मधुकर। मधुकर माने क्या? मधुकर माने क्या? भौरा। मधुकर, मधुकर कर समुझाए दे ना। मधुकर किसके लिए? उद्धव के लिए, याद है? ठीक। 9, श्रावकाचार। हाँ श्रावकाचार, एक और यहाँ देख लेना। श्रावकाचार्य जो है और देवसेन ने लिखा है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना है। प्रथम रचना। एक चीज याद रखना, देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना जाता। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि, जबकि आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है किसको? स्वयंभू को। ठीक, जबकि स्वयंभू किसके कवि हैं? अपभ्रंश के। ठीक, ये सब कहानी जानते रहो, कैसे भी प्रश्न बना सकता है घुमा फिरा के। देवसेन श्रावकाचार्य को लिखा है देवसेन ने। यह हिंदी की प्रथम रचना है। पूछेगा हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार्य। लेकिन हिंदी के प्रथम कवि होना चाहिए देवसेन को। अगर रचना पहली है तो कवि भी वाले, लेकिन प्रथम कवि माना जाएगा सरहपा को। किसको? सरहपा को। 10वां, राउरवेली। राउरवेली, राउरवेली के विषय में लिख लेना। ये क्या है? 2 चीजें। चंपू काव्य है ये, चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो जिसमें गद्य और पद्य, गद्य भी हो प्लस पद्य भी हो। गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य। गद्य और पद्य के मिश्रण से बनने वाले को क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। ठीक, और इसके लेखक का नाम है रोड़ा कवि। रोड़ा कवि, रोड़ा कवि ऐसे रहेगा, रोड़ा, रोड़ा कवि। ठीक, 11वां देख लो, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो विजयपाल रासो लिखा है नल्ल सिंह ने। नल्ल सिंह। ठीक, ये है नल्ल सिंह। अब आप बताते चलो, पहला पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य। किसने लिखा? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, जिसको लिखा है विसल देव रासो। क्या है? खंड काव्य है। किसने लिखा? नरपति नाल ने। इसमें 12 मासा का वर्णन है। 12 मासा का वर्णन। परमाल रासो किसने लिखा? जनक
जन कवि ने, जन कवि या जगनिक कवि, जन कवि या जगनिक कवि ना, जन कवि या जगनिक, ये आला है, क्या है आला। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है, वर्षा। उसके बाद संदेश रासक किसने लिखा, अब्दुल रहमान ने, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने रासो काव्य लिखा, जिन्होंने रासो काव्य। ये विरह काव्य है, कैसा विरह, कैसा काव्य है, विरह काव्य, माने जिसमें नायक नायिका विरह में रहते हैं। उसके बाद खुम्माड़ रासो दलपति विजय, खुम्माड़ रासो के बाद खुम्माड़ रासो को दलपति विजय। उसके बाद यहाँ लिखा ही है हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो सारंग, हमीर रासो सारंगधर। जय चंद्र प्रकाश को केदारनाथ भट्ट, जय चंद्र प्रकाश को केदारनाथ भट्ट। जय मयंक जय चंद्रिका को मधुकर कवि, मधुकर। श्रावकाचार्य को देवसेन, देवसेन इसे हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, लेकिन देवसेन को हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को। राउरवेली रोड़ा कवि ने लिखा है, यह एक चंपू काव्य है। यही एक ऐसा खंड का रासो काव्य है जो चंपू काव्य है, बाकी सब क्या थे, खंड काव्य या महाकाव्य। अगला विजयपाल रासो नल सिंह, विजयपाल रासो नल। अब हेडिंग डालो कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं, जो बार बार एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, उसको हम देख लें। और उसके बाद रासों में, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिद्ध सामंत और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ठीक, उतार लो इसको, जल्दी से उतारो तब। चलो देखो कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी क्या रचनाएं। तो सबसे पहले लिखो इस रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि, उनका उपनाम, उनकी रचनाएं, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक, सबसे हाँ महत्वपूर्ण कवियों के नाम, महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। हाँ, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। रचना, उनका नाम, उनका जन्म, रचना न उनका नाम, ठीक, वास्तविक नाम, अब सब देख ले रहे हैं हम। रचना देख लो, ये नाम छोड़ो। देखो अब पहले लिखो, सबसे पहले विद्यापति, पहला, हाँ विद्यापति हैं। विद्यापति को मैथिल को, पहले विद्यापति, विद्यापति इनका जन्म बिहार के कहाँ हुआ था, मधुबनी में। एक मधुबनी पेंटिंग है जो प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ना, बिहार के मधुबनी में इनका जन्म कहाँ हुआ है, बिहार के मधुबनी। बिहार जानते ही हो, मधुबनी, मधुबनी, बिहार के मधुबनी में, बिहार के मधुबनी में इनका जन्म हुआ है। इनका उपनाम, उपाधि या मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है, मैथिल कोकिल। अभिनव कवि, अभिनय जयदेव। खेलन कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है, खेलन कवि, खेलन कवि। और नव कवि शेखर, नव कवि शेखर। इनकी रचनाएं तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करके रखना रचनाएं ना। और सबसे महत्वपूर्ण है तीसरी रचना, पदावली। ठीक, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। कभी इसकी कहानी सुनाएंगे, कीर्ति पताका और कीर्तिलता की, घबराओ मत। कीर्ति पताका, कीर्तिलता। और एक है पदावली, यही पदावली के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। पदावली मैथिली भाषा में है और मैथिली बिहार की भाषा है एक ना। आप अगर देखना चाहो तो इसका वीडियो बनाए हैं बोली और भाषा पे आधारित, और अपलोड भी किए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी की प्लेलिस्ट में दूसरा ही तीसरा वीडियो है, अच्छे से देख सकते हो इसको। कीर्ति पताका और कीर्तिलता जो है ये किस भाषा में है, अवहट्ट में है, अवहट्ट भाषा में है। ठीक, अवहट्ट भाषा में लिखा गया है।
तो अब बताओ सबसे पहले कवि कौन है? विद्यापति। इनकी रचनाओं के नाम कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली। कीर्ति पताका, कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में और पदावली मैथिली भाषा में। इनकी उपाधि क्या क्या मिली है? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, खेलन कवि और नवशेखर के नाम से जाना जाता है। किसको? विद्यापति को। किसको? विद्या। ठीक। अब इनका दूसरे राइटर का नाम लिखो, अमीर खुसरो। लिख लिए? मिटा दें? पहले जल्दी उतारो। हाँ, अब हम बोल दे रहे हैं, उतार लेना। इनकी रचनाएं, विद्यापति का क्या क्या नाम है? मैथिल कोकिल, खेलन कवि न, अभिनय जयदेव, नवशेखर। ठीक, नव कवि शेखर। और इनकी रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली। पदावली किस भाषा में? मैथिली। कीर्ति पताका, कीर्तिलता अब अवहट्ट भाषा में। किस भाषा में? अवहट्ट। ठीक। दूसरा लिखो महत्वपूर्ण कवि दूसरे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में भी बता दिए हैं। खुसरो रुको, अमीर खुसरो। इनका देखो जन्म जो हुआ है एटा में हुआ है। कहाँ? एटा। इनका वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। तबले और सितार के जनक हैं ये। किसके किसके? तबला और सितार का जनक इन्हें माना जाता है। तबला व सितार, तबला और सितार के जनक हैं ये। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक, या अबुल हसन ये कह सकते हो। अबुल हसन इन्हीं का नाम है ना, चाहे जो कह लो। तबले और सितार के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो या अबुल हसन को। अमीर खुसरो या खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जनक इन्हें ही माना जाता है ना। और इन्हें कवियों का राजकुमार, इन्हें क्या कहा जाता है? कवियों का राजकुमार। कवियों का राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। कवियों का राजकुमार अमीर खुसरो। कवियों का राजकुमार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भैया खड़ी बोली के जनक भी हैं। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। याद करो, मुकरी और पहेलियों को लिखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब पढ़ाए थे अमीर खुसरो को तो बताए थे। और इन्होंने पहली बार महिलाओं के ऊपर लिखा है, महिलाओं के दर्द के बारे में ना लिखा है कि बाबुल मेरे करके नहीं है एक कहानी, याद है आप लोगों को? थोड़ा सा नहीं? अरे भैया को दी है महला दो महला, मुझको दियो परदेश, सुन बाबुल मेरे ना। नहीं बताए थे कि महिलाओं के ऊपर पहली बार। और यही ऐसे कवि हैं जिन्होंने महिलाओं के जलते हुए शरीर का वर्णन किया है, शरीर का वर्णन कर दिए हैं। इसीलिए इन्हें कहा भी जाता है कि इनके कई रूप हैं ना। हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे, जिनको देखना है 10-20 बार देख लो ना, ऐसे कहावत है। तो इसी तरीके से ये इन्होंने ही वर्णन किया है महिलाओं के जलते हुए शरीर का वर्णन किया है ना, सौंदर्य का वर्णन, उनके जलते हुए शरीर के सौंदर्य का वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। जब महिलाएं कहाँ जल रही थी? आग में। और कब? अलाउद्दीन खिलजी जब मारा था ना अल्लाह। अरे आप पद्मावती देखे होंगे उसमें। ठीक। हाँ, इनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ना। इसने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसी का टैग है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का ही दिल्ली अभी दूर है। ठीक। गयासुद्दीन तुगलक को शायद कहा था कि दिल्ली अभी दूर है ना। गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। तो कवियों के राजकुमार अमीर खुसरो। इनका जन्म एटा में। अबुल हसन इनका नाम। तबले व सितार के वादक हैं। जन कवि
खड़ी बोली का जनक, कवियों के राजकुमार, इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया, पहेलियों और मुकरियों के भी जनक इन्हें को कहा जाता है। पहेलियाँ और मुकरियाँ यही लिखा करते थे। ठीक, अब बोलो अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अगला लिखो स्वयंभू। तीसरे कवि लिख लो स्वयंभू, मिटा दें, यहाँ नीचे आ जाएगा क्या, देखो तीसरा स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक, सॉरी गलत लिख दिए हैं, स्वयंभू ऐसे रहेगा। स्वयंभू, ठीक, स्वयंभू ये क्या हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि। अब आप भ्रंश पढ़ा दिए हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि, अपभ्रंश के प्रथम कवि। लेकिन इनको हिंदी का प्रथम कवि कौन माना था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि। वर्मा के अनुसार ये हिंदी के कौन से कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, बार बार हम लिख रहे हैं हिंदी के प्रथम कवि, जैसे आपको याद हो जाए प्रथम कवि। ठीक, ठीक, और लिख लो, हाँ, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहते हैं इसको भी समझ लो। इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि। देखो ध्यान सुनो, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहते हैं, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की। तो इन्होंने भी रामायण को लिखा लेकिन दूसरे नाम से, पयुम चरियू के नाम से, पयुम चरियू के नाम से लिखा। पयुम चरियू के नाम से इन्होंने लिखा क्या, रामायण। इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन है, श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। किस नाम से, पयुम चरियू के नाम से। किस नाम से, पयुम चरियू। अब बताओ, श्री राम के चरित्र का वर्णन है और श्री राम के विषय में लिखा किसने था, वाल्मीकि। इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि। तो इन्होंने पयुम चरियू में किसका वर्णन किया है, श्री राम का, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का क्या कहते हैं, वाल्मीकि। अब पयुम चरियू जो लिखा गया है या किस शैली में लिखा गया ये भी पूछता है। इसकी शैली जो है कड़वक शैली है। शैली कैसी है, कड़वक शैली जो होता है ना, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, चौपाई और दोहे से मिलकर। किससे, चौपाई और दोहा से मिलकर, चौपाई और दोहा से मिलके बनता है। और चौपाई के 7 होंगे और दोहे का 1, ये मिलकर बनाएगा क्या, कड़वक शैली। कौन सी शैली, कड़वक शैली। तो इनका अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। इन्हें राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। कौन, हिंदी का प्रथम कवि। ठीक, अगला लिखो ये, ठीक, ठीक। अब अगला हेडिंग डाल लो सिद्ध साहित्य ना। सिद्ध साहित्य 3 भाग में बांटा आपने, रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ, यही सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ लें तो आपका आदिकाल खत्म। अगला हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। ठीक, उतारो इतना तब। ये नहीं समझ रहे हो, चौपाई में तो 16 मात्राएं होती हैं, मात्रा नहीं कर रहे हैं। जैसे कड़वक शैली में जो लिखा गया रहेगा ना, उसमें 7 चौपाई रहेगा, फिर 1 दोहा, 7 चौपाई 1 दोहा, इस तरीके से सेटिंग रहेगा। तो उसी को कहेंगे कौन सी शैली, कड़वक शैली। ठीक, अब ये हो गया महत्वपूर्ण कवि और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं। अब आप देख लो सिद्ध साहित्य और क्या, नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ 3 भाग में आपने बांटा था। एक रासो काव्य, रासो काव्य में आपको 10-12 कवि के विषय में बता दिए, अच्छे से आप याद करना, पूरा कंप्लीट फंसेगा वहीं से, घबराओ मत। सबसे पहला रासो काव्य था पृथ्वीराज, रासो जो महाकाव्य था। ठीक, उसके बाद संदेश रासक था, हमीर रासो था, खुम्माड़ रासो था, ये सब बता दिए। अब अगला सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, यानी इधर लिख लो सिद्ध और एक तरफ लिखो नाथ।
सिद्ध साहित्य, और एक तरफ लिख लो नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य एक साथ बता दे रहे हैं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ज़्यादा है नहीं इसमें। अब सिद्ध साहित्य में 84 कवियों का वर्णन है। कितने कवि का? 84 कवियों का वर्णन किया गया है सिद्ध साहित्य में ना। इसके कवि हैं सरहपा। सरहपा को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहपा को। लेकिन हिंदी की प्रथम रचना, हाँ, श्रावकाचार। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है, श्रावकाचार, जिसे लिखा है किसने? देवसेन ने। लिखा किसने है? देवसेन को प्रथम कवि नहीं माना जाता, लेकिन प्रथम रचना उसी को मानी जाती है। ठीक, सरहपा। न इनकी रचना सरहपा का दोहा कोश है। दोहा कोश, इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। ठीक, दोहा कोश। और दूसरा एक रचना है, दूसरे राइटर हैं पहले, ये तो हैं पहले कवि सिद्ध साहित्य के। दूसरे कवि हैं सबरपा। इसमें पापा अंत में मिलेगा, जैसे सरहपा, सबरपा ना। ये दूसरे कवि हैं सबरपा। इनकी रचना है हाँ, चर्यापद। ठीक, तो अब आप इनको दो ही याद रखना कि सिद्ध साहित्य में कितने कवि हैं? 84 कवियों का वर्णन है। इसके कवि पहले हैं सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। उसके बाद दूसरे कवि हैं कौन? सबरपा, जो लिखा है क्या? चर्यापद। जिसने क्या लिखा है? चर्या। अगला आ जाएगा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में 9 कवियों का वर्णन है। 9 नाथों का वर्णन किया गया है। इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का नाम है गोरखनाथ। प्रवर्तक का नाम क्या है? गोरखनाथ। इसी संप्रदाय के हैं कौन? आपके सीएम गोरखनाथ। हाँ, आदित्यनाथ, समझ रहे हो? इसी संप्रदाय के हैं, नाथ संप्रदाय के। तो गोरखनाथ, और गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, हाँ। अब इनकी गोरखनाथ की रचनाएं, गोरखनाथ की क्या रचनाएं? यहाँ देखो हम लिख दे रहे हैं। गोरखनाथ की रचनाएं 2 हैं, आत्मबोध और क्या? बोध और गोरखनाथ ना। गोरखबोध, आत्मबोध और गोरखबोध। ठीक, तो नाथ साहित्य क्लियर हो गया। अब आपको दिक्कत हो तो बताओ कितने नाथों का जिक्र है इसमें? 9। ठीक, 9। इसके प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। क्या नाम है? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, इसके गोरखनाथ की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, आत्मबोध और कौन? गोरखबोध। सिद्ध साहित्य में कितने कवियों का वर्णन है? 84। इसके प्रथम कवि कौन है? सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि भी किसे माना जाता है? सरहपा को। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। ठीक, स्वयंभू को मानते हैं। इनकी रचना का नाम दोहा कोश, और उसके बाद सबरपा है। सबरपा का क्या रचना है? चर्यापद। ये हुआ आपका कंप्लीट कौन सा काल? आदिकाल। अगला हेडिंग डाल लो भक्ति काल। कल करेंगे हम।